गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में बताया था कि हाउ टू इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और उसकी कितनी मेथड हैं। सो देयर आर 4 मेथड जिसके द्वारा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इमिट करवाया था। और वो मेथड जो थी थर्मोनिक इमिशन, मतलब हीट देकर, मेटल सरफेस को हीट देकर इलेक्ट्रॉन हम लोग इमिट कर रहे थे। सेकंड नंबर क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटॉन के द्वारा, फोटॉन मेटल सरफेस पे हम लोग इमिट कर रहे थे और वहां से इंसिडेंट कर रहे थे, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था मेटल सरफेस से। फील्ड इमिशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁹ वोल्ट पर मीटर की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था हमने, जिसमें से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे थे। और उसके बाद सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन का मतलब यहाँ पे था कि हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग इमिट कर रहे थे मेटल सरफेस पे। हाई एक्सेलरेटेड मीन्स हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को जब हम मेटल सरफेस पे इमिट कर रहे थे तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर आ रहे थे। तो इस प्रकार से 4 मेथड की एनालिसिस हमने कल किया था, स्टडी किया था। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करेंगे, जो आइंस्टीन ने बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर होती है। लाइट का नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ये आइंस्टीन ने बताया था और उसी बेसिस पे इन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया था। वो सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे, ठीक है ना? तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन ने 1905 में बताया कि जो लाइट पार्टिकल्स, लाइट होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। लाइट की नेचर क्या बोला? पार्टिकल नेचर। पहले वेव नेचर प्रूव हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वेव कुछ नहीं होता, क्या होता है? पार्टिकल होता है। तो सबसे पहले इनका जो फेनोमेना था, इन्होंने कहा कि यदि कोई लाइट एनर्जी, लाइट पार्टिकल को क्या बोला इन्होंने? उस लाइट पार्टिकल को क्या बोला? फोटॉन। फोटॉन क्या है? लाइट पार्टिकल्स का कंसिस्ट ऑफ एनर्जी, कंबाइंड एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटॉन, ठीक है ना? फोटॉन क्या है? कंबाइंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। वो लाइट यदि पार्टिकल है तो उनकी कंबाइंड एनर्जी, उन सबकी एनर्जी होगी, ठीक है ना? फोटॉन या क्वांटा, क्या बोला गया? क्वांटा या एनर्जी पैकेट, एनर्जी बंडल। जैसे लिफाफे में वैसे डाल देते हो तुम लोग, बहुत सारी चीज लिख देते हो, कितना सारा लिखते हो पता नहीं चलता, जब पढ़े तब ना पता चले। तो वैसे ही जब लाइट पार्टिकल्स आता है तो बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, तो एक वो प्रकार का एनर्जी बंडल कहलाया। बहुत सारे पार्टिकल को एनर्जी बंडल बोले। तो सबसे पहले इनका स्टेटमेंट लिखेंगे, द फेनोमेना लाइट इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे। द फेनोमेना इलेक्ट्रॉन eject out
eject out from metal surface by given फोटॉन, ठीक है ना। लाइट एनर्जी को बोला गया फोटॉन। लाइट एनर्जी को क्या बोला गया? फोटॉन। Phenomena electron eject out from metal surface by giving light energy, photon, is called photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ही है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हम आपको बताएंगे फोटॉन क्या है। इट इज द एनर्जी पैकेट, लाइट पार्टिकल का एनर्जी पैकेट है, ठीक है ना। तो फोटॉन क्या है यदि कोई पूछ ले, इट इज द बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। इट इज द बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। इट इज द बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, इट इज द बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। फोटॉन क्या है? बंडल ऑफ लाइट एनर्जी है, ठीक है ना। इट इज बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। फोटॉन को बंडल ऑफ लाइट एनर्जी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटा, QUANTA। फोटॉन को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, याद रखिएगा। फोटॉन को क्या बोलते हैं? क्वांटा। और क्या बोलते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी। It is also called wave packet, also called wave packet। बहुत सारे नाम है इसके। बंडल ऑफ लाइट एनर्जी है, क्वांटा है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, वेव पैकेट है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे नाम हैं किसके? फोटॉन के। ये अकॉर्डिंग टू प्लांक कांस्टेंट थ्योरी है। प्लांक ने ऐसा बताया था। किसने बताया था? ये प्लांक ने बताया था। और एनर्जी कितना बताया इसकी? द फोटॉन एनर्जी कितना बताया भाई? फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू SC बाई लैम्डा इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू SC बाई लैम्डा। एच प्लांक कांस्टेंट है, कल बताया था आपको। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कल मैंने बताया था। किसी को याद है क्या? जितने लोग बैठे हैं पीछे, कितनी? पीछे वाले बताएंगे कितनी वैल्यू है? 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट भी याद रखेंगे, ओके। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। सी यहाँ पे क्या है? सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट है। आइंस्टीन ने कहा कि जो फोटॉन है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। इसकी यदि वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा? इसकी H और C की वैल्यू निकालेंगे
तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, इसको आप निकाल लेंगे, शायद 1240 आती है। जब लैम्डा नैनोमीटर में रहता है, किसमें? नैनोमीटर में, और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये वैल्यू आती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर दिया सबने। ये वैल्यू फोटॉन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो वेव है, पार्टिकल है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और एस बाई लैम्डा है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो किस प्रकार से एनर्जी लिख लिया था? मेटल सरफेस सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे? मेटल सरफेस। यहां से फोटॉन्स रिलीज करेंगे। ये क्या है? फोटॉन है, एनर्जी बंडल है। फोटॉन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। इस एनर्जी के साथ लाइट को हम लोग मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं। मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर बस निकालना है कि उसको दौड़ाना भी है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो होता है वर्क फंक्शन। कल मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई नॉट से। आप बताइए, यदि फाई नॉट जो एनर्जी आपने दिया है वो फाई नॉट के बराबर है, 3 केसेस यहां पे बनेंगे। एनर्जी ग्रेटर देन फाई नॉट, इक्वल टू और लेस देन फाई नॉट। 3 केस को पहले आप आराम से समझिए। ई वो एनर्जी है जो फोटॉन की है। किसकी एनर्जी है? फोटॉन की। अब आपने जो एनर्जी फोटॉन की दी है वो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होगी। किसमें? 2 प्रकार से आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। आइंस्टीन ने कहा कि इस एनर्जी का 2 प्रकार से यूटिलाइजेशन होगा। पहला यूटिलाइजेशन होगा एज अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहला काम क्या करना है? कि मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए इस एनर्जी का यूज होगा, प्लस उसके बाद उसको उस सर्किट में दौड़ाना भी है, मूव करवाना है। तो यदि आपकी एनर्जी, जो आपने एनर्जी दिया है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है, इक्वल टू फाई नॉट है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेगा। बस इस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन की 0 रहेगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। समझ आया? नीचे वाला केस है, एनर्जी आपने वर्क फंक्शन से कम दिया है। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है, कल बताया था, है ना? सीजियम का और प्लेटिनम का कल बताया था। सीजियम का सबसे कम और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा है। अब बताइए, जो एनर्जी आपने दिया यदि वो वर्क फंक्शन से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? इस केस में तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। चलने की तो बात छोड़िए। इस केस में इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ये केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई?
इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल ही नहीं पाएगा इस केस में। अब बचा सबसे ऊपर वाला केस, एनर्जी E ग्रेटर देन फाई नॉट, मतलब इसमें जो एनर्जी आपने दिया है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। वर्क फंक्शन से ज्यादा का मतलब कुछ एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी और जो बचेगी वो कहाँ होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। वो एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये वाला केस एग्जिस्ट करेगा, बाकी के दो केस का यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि आपको एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर है? और यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी ही जीरो है, निकाल तो लोगे लेकिन मूव नहीं करवा सकते इलेक्ट्रॉन को, और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एनर्जी यहाँ पे दो प्रकार से यूज होगी। क्लियर है? समझ आया क्या? तो वो एनर्जी किस प्रकार से यूज होगी, तो उसके बाद इनका इक्वेशन हम आपको बताएंगे। तो एनर्जी यूज इन टू वेज, यहाँ पे E ग्रेटर देन फाई नॉट लिख लिया या h न्यू ग्रेटर देन फाई नॉट। इस केस में एक काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो केस मिटा दें यहाँ से, ठीक है ना? तो जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। कितना बनेगा बोलिए? E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सही लिखा है? E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी दोगे h न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m b मैक्स स्क्वायर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m b मैक्स का स्क्वायर। ये काइनेटिक जब ये मूव करने लगेगा तो ये इसकी एनर्जी हो जाएगी। समझ आया? तो ये एक इक्वेशन बनेगा यहाँ से, एक इक्वेशन। तो यदि मैं इस इक्वेशन को लिखूं हाफ m b मैक्स स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाई नॉट h न्यू माइनस फाई नॉट, h न्यू माइनस फाई नॉट। सो दिस इज द आइंस्टीन इक्वेशन, हाफ b मैक्स स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, h न्यू जो आपने एनर्जी दिया है वो एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज होगी और बाकी जो बची काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, h न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगी। क्लियर है? समझ आया? अब यहाँ पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। यहां तक नोट डाउन कर लें सब लोग। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ m b मैक्स स्क्वायर। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकला और मूव कर रहा है। जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेगा मेटल सरफेस के बाहर, वो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दिया। ठीक है? समझ आया सभी को? अब यदि हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यदि फोटोन की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, अब यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, if the incident frequency of photon is incident frequency of photon is
equal to threshold frequency. Photon is equal to threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी बताएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है. न्यू नॉट से डिनोट करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को. इफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन द काइनेटिक एनर्जी of emitted electron then the kinetic energy of emitted electron will be 0. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. If the incident frequency of photon is equal to threshold frequency, अब आगे हम देखेंगे threshold frequency. Threshold frequency the minimum frequency. इलेक्ट्रॉन फोटोन की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है. ठीक है ना. तो पहले इसको समझ लें. If the incident frequency of photon is equal to threshold frequency also called cutoff frequency, प्लीज बात ना करें. then the kinetic energy of emitted electron will be 0. कहने का मतलब ये है कि यहां से जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग फोटोन को इमिट कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ फोटोन को इमिट कर रहे हैं, यदि वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है. इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ mb max स्क्वायर इक्वल टू 0. काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, 0. तो हाफ बी मैक्स इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यदि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो क्या बचेगा यहाँ, 0 इक्वल टू एच, जहां न्यू लिखा है वहां न्यू नॉट लिख देंगे. एच न्यू नॉट क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एच न्यू नॉट, न्यू की जगह न्यू नॉट लिखना है इस इक्वेशन में. हाफ बी मैक्स स्क्वायर की जगह 0 और एच न्यू नॉट माइनस फाई नॉट. ठीक है, माइनस फाई नॉट. तो यहां से आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट. वर्क फंक्शन कितना आ गया उस समय, एच न्यू नॉट हो गया. इक्वल टू एच न्यू होता है यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू हमारी क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है. अब वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. अब ये फाई नॉट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो. पुट द वैल्यू ऑफ फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट. So the equation first is half mb max का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू. इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है, एच न्यू माइनस फाई नॉट. इन प्लेस ऑफ फाई नॉट वी पुट एच न्यू नॉट. क्लियर है. So this is the equation, half m b max square is equal to h कॉमन ले लो, nu minus nu naught. This equation is called Einstein equation.
This equation is called Einstein equation. इसी इक्वेशन को हम आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं। हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट को ही आइंस्टीन का इक्वेशन कहते हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। बिठा दें इसको। तो इसके बाद हेडिंग लगाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि वर्ड आया है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन की इंटेंसिटी है, जो एनर्जी है वो फोटोन की है, ठीक है ना। इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, विच कैन इजेक्ट आउट फोटो इलेक्ट्रॉन from metal surface, is called threshold frequency। और सिंपल से डेफिनेशन है, 2 नंबर में 2 मार्क्स की है, डेफिनेशन लिखने के लिए आती है पेपर में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। इसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? न्यू नॉट से। तो ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, which can eject out photo electron from metal surface। केवल बाहर निकल आए, वह मिनिमम एनर्जी, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब हम मेटल सरफेस को देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। बस बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम देते हैं मेटल सरफेस को, वो हमारी क्या कहलाती है? उस मेटल सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ आया? अब यदि वो मिनिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0। मतलब यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर रहेगा? एनर्जी h न्यू नॉट के, ठीक है ना। वर्क फंक्शन, इस केस में जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई नॉट इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू h न्यू नॉट, ठीक है ना। इसकी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। कटिंग वोल्टेज आगे पढ़ेंगे फिर वो लगाएगा EB नॉट, ठीक है ना। यहां तक समझ आया? यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं
मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है ना। ग्राफ तो आपको अच्छे से आता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। तो अभी इक्वेशन जो हमने लिखा, क्या लिखा बोलिए? आइंस्टीन इक्वेशन बोलिए। आइंस्टीन इक्वेशन जिसको याद हो, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। या एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है। इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं उसके हिसाब से हम लिखते हैं y इक्वल टू mx, x यहाँ पे क्या रहेगा? ये h बाई लेमडा हमारा क्या रहेगा? h बाई लेमडा हमारा स्लोप हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना ये इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़ा है क्या? y इक्वल टू mx प्लस सी में जो m होता है क्या होता है? ये स्लोप होता है। और c क्या होता है? x क्या होता है? एक्सिस। और c क्या होता है? ये वाला c कटिंग पॉइंट होता है, ग्राफ का कटिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यदि इसको इसके माध्यम से देखेंगे तो y इक्वल टू एच न्यू, यहां से देखें mx प्लस सी, इससे देखें, इससे कंपेयर करें चाहे इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पे कंपेयर करिए तो h क्या है? हमारा स्लोप है। यहाँ पे स्लोप क्या है? mx प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे स्लोप क्या है? हमारा h है, स्लोप क्या है? और x क्या है? फ्रीक्वेंसी है। x क्या है? फ्रीक्वेंसी है। h क्या है? स्लोप है। तो इसका स्लोप क्या लिखोगे? स्लोप इक्वल टू h यहां लिखोगे। तो यहां से कंपेयर करोगे, यहां से तो x क्या है? यदि स्लोप h है तो x क्या हो जाएगा? c बाई लेमडा, c बाई लेमडा हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है ना। या h बाई लेमडा है तो c हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा वेवलेंथ है तो 1 बाई लेमडा एच सी स्लोप हो जाएगा उसके हिसाब से। अब हम इसी स्लोप के साथ क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ। और ये c कितना है? माइनस एच न्यू नॉट, माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट उसकी कटिंग फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे वो कट करेगा। c क्या है? जैसे y बराबर mx प्लस सी बनाते हो ग्राफ, कभी आप ग्राफ ऐसे बनाते हो, है तो स्ट्रेट लाइन, तो ये c जो पॉइंट रहता है वो रहता है। यदि c 0 है, c 0 का ग्राफ कभी बनाया, वो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होता है। यदि c 0 है तो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, y बराबर mx प्लस सी से यहां पे बनाता हूं। ध्यान से देखिए ग्राफ, ग्राफ इसका समझ गए तो मान लो बहुत समझ गए आप, और मान भी लूंगा मैं कि समझदार हैं आप। y बराबर mx प्लस सी में y किस एक्सिस पे रहता है? ये y एक्सिस। तो y एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। y एक्सिस में क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। x एक्सिस में क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। x क्या है? न्यू है, तो x एक्सिस में क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की किसी भी मिनिमम वैल्यू पर ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब इसी में कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ पॉइंट मिलेगा एच न्यू नॉट। एच तो स्लोप हो गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा?
स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कैसा बनता है? ये तो क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब समस्या ये है कि वो यहां से पास होगा कि यहां से पास होगा कि ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा। तो यहां पे c निगेटिव है, ध्यान से देखें, c क्या है? निगेटिव है। मतलब c, अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफ ऐसे कट करता है, तो ऐसे जब कट करता है तो c पॉजिटिव होता है। यहाँ पे c क्या होता है? पॉजिटिव। और यहाँ पे c क्या होता है? नेगेटिव। यदि ग्राफ ऐसे कट कर रहा है तो यहाँ पे c क्या है? नेगेटिव। c क्या है? पॉजिटिव। c क्या है? नेगेटिव। यहाँ से ये क्लियर है कि ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ पे ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। समझ आया? y बराबर mx प्लस सी, यदि प्लस सी है तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, माइनस सी है तो ग्राफ यहाँ से जाएगा। इसमें माइनस है, यहाँ पे ध्यान से देखें। समझ आया? तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा दें। थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट है, आप लोग शायद मैथ जानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी आप सब समझदार हैं। तो मैं इसको यहां से पास कर दूं ऐसे। हाँ, अभी मैं गलत बनाऊंगा, फिर कुछ देर में सही कर लूंगा। पहले आप गलत बनाइए, ठीक है? ये इसका स्लोप है। ये क्या है? दिख रहा है कि आपको? स्लोप मतलब सीढ़ी जैसा। ये क्या है? स्लोप है, जो कितना आया है? h। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कोई बता सकता है? ये न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है। ये क्या है? न्यू इक्वल टू न्यू नॉट। यही फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो। ध्यान समझिए। तो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दो नाम है। अब आपको ये बताना है ये पीछे साइड में क्या है? इधर काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। कब? जब फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। ध्यान से देखिए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। मतलब जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया। अब यदि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, आपने यहाँ क्या किया? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। ऐसे जा रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही ना, इधर जा रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही का मतलब अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब आपको ये बताना है कि जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उस समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताइए ना जल्दी से, ऐसे सोच के बताइए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जब इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से आपने निकाल दिया। अब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम से भी कम है। बोलिए, फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम से भी कम है। देख नहीं रहे आप? थ्रेशोल्ड तो ये हो गई, इससे पीछे जाओगे तो और कम होगी फ्रीक्वेंसी। मतलब काइनेटिक एनर्जी मूव इन द नेगेटिव। यहाँ पे काइनेटिक, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, यहाँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, पॉसिबल और नॉट? हाफ mv max स्क्वायर, मास नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी विल बी स्क्वायर मींस पॉजिटिव। वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, मैंने 11 में पढ़ाया था आपको। पोटेंशियल एनर्जी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव।
क्योंकि यहाँ कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जो निगेटिव कर दे। इसका मतलब यहाँ ये पॉसिबल नहीं है काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैं इसको क्या करूंगा, डॉट डॉट बना दूंगा। ये काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नेवर पॉसिबल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, जहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाया तब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। ये है आपका ग्राफ। समझ आया ग्राफ? इसको अच्छे से बना लें, पूरा क्लियर बना लें। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है इस तरह से, यहाँ पे ये स्लोप इस तरह से जो बन रहा है, ये हमारा कितना है, एच है। ठीक है, ये निगेटिव काइनेटिक एनर्जी, निगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, इसलिए इसको मैंने डॉट डॉट से खींचा है। मेन ग्राफ इसका यहां से है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबको समझ आया क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच कैन इजेक्ट आउट फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, ठीक है, चलेगा नहीं। अब उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तभी वो चलेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो। ये ग्राफ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अच्छे से बना ले सब लोग। ठीक है, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर ए बी नॉट के बराबर हो जाएगी। ए बी नॉट हम कल पढ़ेंगे। ए बी नॉट क्या है? कट इन वोल्टेज पढ़ेंगे, आज तो हमने कट इन फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, कट इन वोल्टेज कल पढ़ेंगे। तो ये ए बी नॉट कैसे आएगा, इसकी भी स्टडी हमें करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इस केस में किसके बराबर आ जाएगा? ए बी नॉट के। ई बी नॉट है, यहाँ ध्यान रखिए, वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? ई बी नॉट के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई बी नॉट, किसी इलेक्ट्रॉन की वह एनर्जी ई बी नॉट होती है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये ई बी नॉट के बराबर हो जाएगा। समझ आया सभी को? बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।